बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चंद एक आपसे इम्पॉर्टेंट बातें करना चाह रहा हूँ जो ऑडिट के मुतालिक आपके माइंड में कन्फ्यूजन आती हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि ये सारी की सारी अप्रोच जो है ऑडिट की, ये कौन सी, हम बी काम में कौन सी पढ़ते थे, हम एम काम में कौन सी पढ़ते थे, MBA में कौन सी ऑडिट की बुक पढ़ते थे, ये कौन सी बातें चल रही हैं। इनफैक्ट ये प्रोफेशनल अप्रोच है। आप ये समझें कि इसमें सारी चीज़ें जो बाकी ऑडिटर की क्या क्वालिटीज़ हैं वो 1-2 घंटे में या 1-2 लेक्चर में जो है हम सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। जब आपको इन डेप्थ चीज़ों का नॉलेज हो कि ऑडिटर होता क्या है, ऑडिटर का मकसद क्या होता है, ऑडिट करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होता है और मेथडोलॉजी ऑडिटर की क्या होती है, और ऑडिटर इनफैक्ट जो फर्म है वो हायर क्यों करती है, क्यों एंगेज होता है ऑडिटर, और उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी की सारी प्रोफेशनल अप्रोच है। और ACCA, ICMA या CA जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उनमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो इसमें मेन चीज़ें एक समराइज़ करके चीज़ें इंटरलिंक की गई हैं दूसरों के साथ। मतलब जो आप प्रोफेशनल स्टडी कर रहे होते थे और जो नॉर्मल आपकी डिग्री होती थी उसमें सारी चीज़ें ये लिंक अप हैं। तो कोई हम ये नहीं है कि हम डेविएट कर रहे हैं अपनी बेसिक चीज़ों से। और आपने उस जो BCom वाली आपकी ऑडिटिंग की बुक होगी उसमें सिर्फ आपने इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट को ही देखा होगा कि उस वक्त समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब बात हकीकत की आती तो इंटरनल कंट्रोल बहुत अहम चीज़ है। जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ही सही तरीके से समझ जाते हैं तो आधे ऑडिट को आप समझ जाते हैं। तो उनसे ही चीज़ें जनरेट होती हैं। ऑडिटर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने इतनी कोई इम्पॉर्टेंट भी नहीं होती, ना ही कोई एग्ज़ाम में इस तरह की कोई चीज़ आती है। तो होती हैं ऑडिट रिस्क क्या होता है, असेसमेंट रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन यहीं से आते हैं और इस तरह के रेलिवेंट होते हैं। और बाकी मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, ऑडिटर का क्या काम होता है, इन चीज़ों से होता है। और इनफैक्ट ये जो हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से स्टार्ट करूं तो हम पूरा का पूरा लेक्चर यहाँ पे कवर कर सकते हैं सिर्फ बात में ही। अल्लाह ना करे किसी के आप आस पास में देखें कोई चोरी चकारी हो जाए, डकैती हो जाए, तो सबसे पहले जो पुलिस होती है वो क्या करती है, वो आती है, जगह को देखती है, मुआयना करती है, देखती है कि ये किस तरीके से किया गया, किस टाइम किया गया, और इससे फिर फर्दर जो है वो इंक्वायरी करते हैं। किससे करते हैं? अपने जो मेंबर्स हैं उनसे पूछते हैं कि कौन क्या करता है व्हाट्सएवर, और इस घर में आना जाना किसका है, और इसके बारे में मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और फिर जो है वो लेफ़्ट राइट सोर्सेज से भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इनकी अपनी रेपुटेशन क्या है, आया कि ये कुछ किसी को ब्लेम करने के लिए काम तो नहीं किया जा रहा, या कुछ ऐसे तो नहीं है मतलब कि इनके घर का अपना ही कोई मेंबर हो। तो ओवरऑल जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उन इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर वो आगे लेके चलते हैं। दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में हम बात करें तो ये जो खोजी वाला काम होता है, खोज लगाना कि हकीकत है क्या, तो ऑडिटर का काम भी क्या होता है? ऑडिटर एक मॉडर्न खोजी होता है जो कि बिज़नेस की वीक एरिया, चोरी चकारी, वेरिएशन, वायलेशंस, उन सब को डिटेक्ट करने के लिए आया होता है और देख रहा होता है कि इन्होंने कहाँ पे उसूल से इनहराफ किया है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, और हम तो ये भी देखते थे जब छोटे होते थे गांव में, तो किसी की भैंस वगैरह चोरी हो जाती थी तो कुछ खोजी ऐसे होते थे वो चंद फासले पे जाने से और जो चोर की जो कदम होते थे उसकी चलने के अंदाज से वो पहचान जाता था कि ये फ़लाना चोर है। उसको पता होता था, क्योंकि उसको पता होता था कि इस एरिया में कौन कौन से चोर हैं और किसका कौन सा चलने का स्टाइल है, वो पैर कैसे रखता है, और उसकी मतलब कि वो स्ट्रेटजी कौन सी अप्लाई करता है। पॉपुलेशन के करीब से होकर गुजरता है, दूर से होकर गुजरता है, कहीं दरमियान में थक जाता है, कैसे होता है तो उनको उनके बिहेवियर से जो है वो जज कर लेते हैं। तो ऑडिटर भी एक मॉडर्न खोजी है जो कई सारी चीज़ें, तो मतलब कि जो इंटरनल कंट्रोल की हम बात करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल से वो फ़ौरन असेस कर जाता है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चेक एंड बैलेंसेस हैं तो यहाँ पे चोरी चकारी का चांस कम है। अगर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसका वीक है तो यहाँ पे रिस्क है। तो रिस्क जहाँ पे होता है वहीं पे कुछ ना कुछ ऑडिटर को वीक एरियाज मिलते हैं, वहीं पे ही कोई ना कोई जो है रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट किया गया होता है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता ना।
तो इसमें ही हम सारे इस पूरे जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का क्या है, अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी, उस ऑर्गेनाइजेशन को समझना मेन चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, एंड असेसिंग द रिस्क, और रिस्क को देखना, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये 4 चीज़ें हमने इस चैप्टर में ओवरऑल कवर करनी है। सबसे पहले क्या थी, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अगर मैं कहूँ कि एक बंदे को मैंने पहचानना है तो उसकी मैं पहचान कैसे करूँगा, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तुम बाई प्रोफेशन क्या करते हो, तुम कहाँ के पैदाइशी हो, तुम यहाँ पे क्यों मौजूद हो, या तुम्हारे डे टू डे बिज़नेस क्या है, अर्निंग क्या है, लिवलीहुड क्या है। तो ये सारे का सारा क्या है, जब ये सारा मैं एक इंटरव्यू एक बंदे का ले लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इस बंदे में कैपेबिलिटी क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल इसका एटीट्यूड क्या है, इसका माइंडसेट क्या है, तो मुझे उसका अंदाज़ा हो जाता है। सेम इस तरीके से जब ऑडिटर आता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहता होता है तो वो देखता है ये कब बनी, मकसद क्या था, इसकी कमेंसमेंट कैसे हुई, इसके शेयर होल्डर्स कौन थे, इसके डायरेक्टर कौन बने, और अब ये किस पोजीशन पे, इसका प्रॉफिट कितना होता है, ट्रेंड इसका अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, और ओवरऑल ये सारी की सारी वो बिज़नेस के बारे में और उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी उसकी मिनट्स वगैरह मीटिंग्स होती हैं, उन सब की रिपोर्ट्स वगैरह जो पहले ऑडिटर गुजर चुके थे उन्होंने इस बिज़नेस के बारे में क्या लिखा, तो वो सारी की सारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसको क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी। अगर हम दूसरे एलिमेंट पे बात करें, एंड इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि जैसा बंदा एनवायरनमेंट में रहता है वैसा ही वो उसकी परवरिश होती है। गांव में रहेगा नहीं पढ़ सकेगा, शहर में जाएगा अच्छी जगह पे जाएगा अच्छा पढ़ेगा। अगर कराची के कराची के किसी या सिंध के किसी इलाके में रहेगा तो ज़रूर उसने डिग्री जो ली होगी तो ज़रूर चांसेस हैं कि वो उसने नकल की होगी, जैसे आजकल टीवी पे भी चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं है 100% हर जगह पे ये हकीकत नहीं है, लेकिन हमें वही नज़र आता है जो मीडिया पे दिखाया गया होता है। अच्छे स्कूल भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ाई के हवाले से बात कर रहा हूँ। वैसे तो हर जगह के लोग जो है, किसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत 100% यहाँ के लोग ठीक है। तो किसी को भी जेनरिक जो है आप कहना कि ये एक चीज़ के साथ स्पेसिफिक है तो वो हम अटैच नहीं करते, ना ही ऐसी हकीकत होती है। हर जगह पे डिफरेंस होता है, लेकिन हमारा क्या होता है कि जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा ही होगा। अब देखें कि पाकिस्तान में हम अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे रह के बड़ी तरक्की की। तो इन्वायरमेंट हो सकता है वो किसी गांव में पला बड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी अचीवमेंट्स होती हैं। और आपको क्या लगता है कि लंदन में या न्यूयॉर्क में चोर चकार नहीं है, डकैतियाँ नहीं होती, हर तरह के क्राइम्स होते हैं। जिस तरह के हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान की नेशन ऐसी, जहाँ पे जिस कंट्री के जिस जगह पे भी जाएं हर जगह पे क्राइम है, और उधर तो एडवांस किस्म के क्राइम है। इतने कंट्रोल होने के बावजूद भी क्राइम नहीं रुकते। हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं है तो भी इतने ज़्यादा क्राइम नहीं है। तो हम बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कंट्रीज से हमारे हालात अच्छे हैं। तो इन्वायरमेंट जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट, वो किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रही है। जिस तरीके से एक बंदे की हम मिसाल देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का भी एक इन्वायरमेंट होता है। उसके लेफ़्ट राइट, उसके सप्लायर कौन है, उसके डेटर्स कौन है, ओवरऑल वर्किंग कंडीशन क्या है, टाइम आने का क्या है, जाने का क्या है, छुट्टी लेने का तरीक़ाकार क्या है, छुट्टी का मैकेनिज़्म क्या रखा है, राइट्स क्या हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के, इसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इनके सप्लायर को पेमेंट का क्या तरीक़ाकार है, या जो इसके जो कस्टमर हैं उनके साथ इनकी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं ओवरऑल इस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट बन जाता है। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें, असेसिंग दी रिस्क। असेसिंग दी रिस्क। अब देखें कहीं पे आप रोड पे जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि खड्डा सा होता है। अक्सर पाकिस्तान में कई जगह पे रोड पे ठीक ठाक होता है और गाड़ियाँ स्पीड में आती हैं। जो ही हम देखते हैं और कहीं पे फ़र्ज़ किया वो सुराख हो, बड़ा सा हो, तो हम फ़ौरन क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई हादसा होगा। या अक्सर हम कहीं रुक जाएं और किसी से पूछें तो वो बताएगा हमें कि यहाँ पे इतने हादसा हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे हादसा होगा। क्यों? क्योंकि सुराख है, आते ही किसी को क्या पता, और स्पीड में जब करेगा तो थोड़ा सा मुड़ेगा, इधर उधर होगा तो फ़ौरन दूसरे को टक्कर लगेगी और अल्टीमेटली इम्बैलेंसिंग जब स्टार्ट होगी तो उसका जो है नतीजा ख़तरनाक होगा। तो सेम इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी अगर किसी ऑफिस में देख लें या कहीं उसका कैश जो है लाख में नहीं पड़ा या उसकी जो चार दीवारी है वो महफूज नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई रिस्क है, ख़तरा है। तो उस ख़तरे को असेस करना, ये कई तरह के ख़तरात हो सकते हैं एक बिज़नेस में, तो वो ऑडिटर ने क्या करना होता है, उसको असेस करना होता है।
उसके बाद होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी उसमें कोई एक बड़ा कोई घपला तो नहीं, जो जिसको फर्द किया उन्होंने कहा कि हमने इतनी लाख की 10 लाख की परचेज की थी, इनफैक्ट 10,000 की थी, एक आधी ज़ीरो ज़्यादा कर दी, तो उसको क्या कहते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और आप वोचर पे भी वही काम कर दें और जो है बैलेंस शीट में भी आप उसको इस तरीके से करके और जो है वो जो आपका करेंसी है आप उसको लेफ़्ट राइट कर दें, तो ये क्या है, उसमें चांस होना कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अब चेक पे जब अमाउंट लिखते हैं तो साथ में वर्डिंग क्यों लिखी जाती है कि अगर कहीं डिजिट्स को थोड़ा सा चेंज भी कर लिया जाए तो आप उस वर्डिंग को इतनी आसानी से चेंज ना कर सकें। तो क्या होता है कि ये एक कंट्रोल जनरेट किया जाता है। तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑडिटर जाके देखता है क्या करता है, सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का माहौल क्या है, लेफ़्ट राइट उसका कैसे ऑपरेशन हो रहा है और उसके अंदर रिस्क कहाँ पे हैं, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में इसका क्या है। हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे ऑडिटर ने काफ़ी सारी वर्किंग करनी होती है और ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए वो क्या करता है, एंटिटी को अंडरस्टैंड भी करता है, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता है और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद रिस्क को असेस करता है कि यहाँ पे किस किस जगह पे रिस्क हो सकता है। तो ये तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग एक चैप्टर के बारे में बात की। तो ओवरऑल जो है हम इसको अब जब रीडिंग करते जाएंगे तो ये सारी की सारी आपको मालूम होगा कि वही इन्फॉर्मेशन है, वही बातें हैं जिनका अभी हम जिक्र कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट्स भी हैं, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड दैट ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल सफिशेंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, के मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कितना रिस्क है ऑफ दी फिनेंशियल स्टेटमेंट। आप उसकी मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज़ देख सकते हैं कि उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनकी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हैं तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट के भी चांसेस कम होते हैं। ये सारे के सारे मुख्तलिफ चेक होते हैं। वेदर ड्यू टू फ्रॉड, ये जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है किस वजह से हो सकती है, कोई फ्रॉड भी कर सकता है या गलती भी हो सकती है, या सफिशेंट टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर, कि दूसरे जो ऑडिट के प्रोसीजर हैं उनको अप्लाई ना करने की वजह से भी हो सकता है। द स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन द फॉलोइंग, किस किस पे गाइडलाइन देता है ऑडिट के जो स्टैंडर्ड हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कि आप किस तरह जो है रिस्क को असेस कर सकते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार आपने स्टेप लेने होते हैं। एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, कौन कौन से तरीके हैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक। अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, तो आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख सकते हैं, उन लोगों से मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर कौन कौन से मेथड यूज़ करता है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। सेकंड पे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी को अंडरस्टैंड करना एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। थर्ड पे है असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट के कितने चांस हैं यहाँ पे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो इसको रिस्क को असेस करना। असेस का मतलब होता है ओवरऑल जांच पड़ताल करना, अंदाज़ा लगाना। चौथा नंबर पे है कम्युनिकेटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, कि वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं और उसको मैनेज करें, तो उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे सवाल जवाब करना, इससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन ली जाती है। सबसे पहले है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी, के रिस्क को असेस जब आप करते हैं और आप कैसे असेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन लेके। इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, कि आपने इंटरनल कंट्रोल को भी देखना है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन लेके उस एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में आपने असेसमेंट करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है और अपना नो हाउ जनरेट करनी है। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, द ऑडिटर शुड परफॉर्म the following risk assessment procedures to obtain and understanding of the entity and its environment including its internal control system। सबसे पहले वो क्या करेगा, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर विद इन द एंटिटी, कि मैनेजमेंट जो है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जितने बाकी लोग हैं मैनेजमेंट के अलावा, उनसे इंक्वायरीज करना, सवाल जवाब करना। और ये ऑडिटर के पास राइट होता है, किसी को भी
जो काम कर रहा होता है उसके पूछे कि आपका काम क्या है, आपका मकसद क्या है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी, तुम्हारे पास जब काम आता है तो तुम क्या क्या चीज़ वेरीफाई करते हो, अगर कोई मजबूरी बन जाए तो क्या तुम स्किप कर सकते हो या किसके कहने पे तुम ये चीज़ छोड़ सकते हो या जैसे वो कहेगा वैसे करोगे। अगर उसकी कहीं उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे रिस्क होता है तो फिर वो उसको आगे लेके चलते हैं। इसके अलावा जो होता है बी नंबर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं या जो ऑडिटर बाहर से इन्फॉर्मेशन लेता है उनको असेस करता है, बाकी जो अंदर का जो सिस्टम होता है या पिछले साल की जो रिपोर्ट थी, प्रॉफिट होना या उसकी सेल्स होना, आने वाले साल में कैसे ट्रेंड ऊपर जाना चाहिए, अगर नहीं जाती तो क्यों नहीं गई, आया कि उस पर फर्दर जो है मार्केटिंग नहीं की गई या उसकी सेल्स के लिए जो है प्रमोशन नहीं की गई। अगर सेल्स प्रमोशन और मार्केटिंग पे भी एक्सपेंसेस लगाए गए पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा, तो पिछले साल सेल्स ज़्यादा थी, इस साल सेल्स कम हुई, वजह क्या थी। अगर वेरिएशन ज़्यादा हो और उसका कोई जवाब भी ना बनता हो तो फिर जो है यहाँ से ऑडिटर जो है ऑब्ज़र्व करता है कि यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट की चांसेस हैं। इसके अलावा जो ऑडिटर है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, बड़ा टूल है इसके पास कि ये चीज़ों को खुद ऑब्ज़र्व करता है कि यहाँ पे लोगों के काम करने का स्टाइल क्या है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन करता है और चीज़ों को देखता है। चीज़ें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी इन्फॉर्मेशन, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ को बाहर के जो क्रेडिटर्स हैं उनसे देखेगा कि ये वाकई ठीक लाइबिलिटीज़ इन्होंने जिक्र की हुई हैं, और जो एसेट्स हैं उनको जाके खुद वेरीफाई करेंगे कि ये एसेट्स मौजूद भी हैं या नहीं। द ऑडिटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑल द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कि जितने भी रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर हैं सब के सब को लागू करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं। फॉर ईच एस्पेक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, कि हर पहलू को अंडरस्टैंड करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। हाउएवर ऑल द अबव रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर अप्लाइड, हाँ जो ज़रूरी हैं प्रोसीजर रिस्क असेस करने के लिए वो अप्लाई किए जाते हैं इन द कोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग, कि जो ज़रूरी है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होने चाहिए या आपको असेसमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करने चाहिए वो ज़रूर करने चाहिए। जो इतने कंसर्न नहीं है, जो इतने अहम नहीं हैं, उनको रिस्क असेसमेंट के जो प्रोसीजर हैं वहाँ पे अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। इन एडिशन टू द अबव प्रोसीजर द ऑडिटर मे ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, बाय इंक्वायरीज ऑफ द एंटिटीज़ लीगल काउंसिल, यानी कि जो उसका वकील है उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ऑफ वैल्यूएशन एक्सपर्ट, या जो उस बिज़नेस के मुख्तलिफ़ चीज़ों की वैल्यूएशन करते हैं उनसे भी, या जो एक्सपर्ट्स होते हैं दैट द एंटिटी हैज़ यूज्ड, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं। इसके अलावा क्या है, रिव्यूइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, जो इंफॉर्मेशन इनको मिलती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, फिर उनको क्या करना है, फ्राम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज रिपोर्ट्स बाई एनालिसिस, बैंक्स और रेटिंग एजेंसीज, ट्रेड एंड इकोनॉमिक जर्नल्स और रेगुलेटरी और फाइनेंशियल पब्लिकेशन में बी यूज़फुल इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। ये हो सकता है कि बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका ऑडिट हो रहा हो, तो उसके जो जर्नल्स हैं, जो उसकी पब्लिकेशन हैं, या जो उसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं, या जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी इसके बारे में क्या असेसमेंट हैं। इसके अलावा बैंक से इन्फॉर्मेशन लेता है ऑडिटर, वो लेटर लिखता है और जो उसने अकाउंट वेरीफाई करने होते हैं उनसे पूछता है कि मुझे बताएं इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटिटी है, इसका बैंक बैलेंस कितना है, इसकी जो फलाना जो मॉर्गेज था वो कितने अमाउंट का आपने सिक्योर किया हुआ है। तो लेट्स सपोज इस तरह की जो है ऑडिटर इंक्वायरीज भी करता है और वो सारे प्रोसीजर अप्लाई करता है ताकि वो देख सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक है या नहीं। इसके बाद आता है इंक्वायरीज। इंक्वायरीज में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। द ऑडिटर obtains इंफॉर्मेशन फ्राम मैनेजमेंट एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जो अकाउंटेंट्स हैं और जो मैनेजमेंट हैं। हाउएवर यूजफुल इंफॉर्मेशन कैन बी obtained फ्राम अदर देन द एंटिटी लाइक प्रोडक्शन स्टाफ से भी ले सकता है, इंटरनल ऑडिट से भी ले सकता है। इसके अलावा पर्सनल एंड अदर एम्प्लॉयज़ उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकता है ऑडिटर। इंक्वायरीज फ्राम अदर मे प्रोवाइड एन ऑडिटर विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट के अलावा जो लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन से ऑडिटर को क्या क्या पता चल सकता है। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दो चार्ज विद गवर्नेंस, वो लोग जिनके पास गवर्नेंस है उनसे इंक्वायरीज करें। मे हेल्प द ऑडिटर, उससे ऑडिटर को हेल्प होती है। अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, कि किस माहौल में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट बनी।
Such person include the representatives of the board of directors, chief finance officers who are responsible for designating internal control। तो इस मामले में वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर से, चीफ एग्जेक्टिव और मुख्तलिफ डायरेक्टर्स से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इंक्वायरीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंटरनल ऑडिट पर्सनल में रिलेट टू देयर एक्टिविटीज़ कंसर्निंग द मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल एंड वेदर मैनेजमेंट हैज़ सेटिस्फैक्टरली रिस्पॉन्डेड टू एनी फाइंडिंग्स फ्राम दीज एक्टिविटीज़। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, जो इंटरनल ऑडिटर पहले से है उससे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये ले सकते हैं, उससे इंक्वायरीज़ कर सकते हैं कि आपने जो काम किया ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी क्या राय है, फ़लाँ चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको अथेंटिक मिल भी सकती है, क्योंकि एक जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो उसकी भी अप्रोच एक ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर जैसी होती है, इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इंटरनल ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अहम होती है। इसके अलावा जो है इंक्वायरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग कम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन लाइक अकाउंट्स मैनेजर्स एट्सेट्रा में हेल्प द ऑडिटर इन इवेलुएटिंग द appropriateness of the selection and application of certain accounting policies। तो जो ऑडिटर है वो एम्प्लॉयज़ से, जो मैनेजमेंट के मुख्तलिफ मैनेजर्स हैं उनसे भी इंक्वायरीज कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि इन्होंने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या मुख्तलिफ जो प्रोसीजर लगाए वो ठीक लगाए या नहीं लगाए। इसके अलावा जो है इंक्वायरीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इन हाउस लीगल काउंसिल, यानी कि वकील से, लाइक कंपनी के सेक्रेटरी से, लीगल एडवाइज़र से ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, मे रिलेट टू सच मैटर्स एज लिटिगेशन, जो अदालत में केस चल रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इनको यहाँ से मिल सकती है। कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, बाकी ये भी पता चलता है कि कितने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी, इसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से जो है वो फ्रॉड वगैरह का कोई केस चल रहा है तो उसकी क्या नौयत है, किस तरह के नौयत। जो पहले केस हो चुके हैं इट्स मीन कि यहाँ पे वो चांसेस होते हैं, कुछ तो डिटेक्ट हो जाते हैं, कुछ डिटेक्ट नहीं हो पाते। तो जो डिटेक्ट हो चुके होते हैं उनकी रोशनी में वो जो है अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें मज़ीद भी क्या चीज़ देखनी चाहिए। पोस्ट सेल ऑब्लिगेशन के सेल करने के बाद इनकी क्या ऑब्लिगेशन थी, उनको मीट कैसे करते हैं, उनको सर्विसेज वगैरह जो इनके एग्रीड हैं वो पे भी करते हैं या नहीं। अरेंजमेंट सच एज जॉइंट वेंचर विद बिजनेस पार्टनर्स एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म, तो ये सारी की सारी जितनी भी किसी के साथ जे भी हो रही हो जॉइंट वेंचर, तो वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना। फर्दर है इंक्वायरीज डायरेक्टेड टूवर्ड मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल में रिलेट टू द चेंजेस इन द एंटिटीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, सेल्स ट्रेंड्स और कंट्रैक्चुअल मैनेजमेंट विद द कस्टमर। तो जो सेल्स एंड मार्केटिंग का स्टाफ है उनसे भी मीटिंग करने के बाद ऑडिटर को ये पता चल सकता है कि लास्ट टाइम मार्केटिंग और सेल्स पे कितने एक्सपेंसेस थे, प्रमोशन पे कितने एक्सपेंसेस थे और कितनी सेल थी। अब अगर इस साल में ज़्यादा एक्सपेंसेस किए गए तो सेल्स क्यों ऊपर नहीं गई, उसकी वजह क्या है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेने से ऑडिटर को इस चीज़ का भी पता चलता है। और अगर यहाँ पे कहीं भी कोई इशू हुआ हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कोई मामला हो, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि इनफैक्ट एक्सपेंस शो किए गए लेकिन किए नहीं गए, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकती है। इसके बाद है एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि आप मुख्तलिफ जो है वर्टिकल हॉरिजेंटल इन्फॉर्मेशन लेके बाहर से या उसी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक या उस जैसी दूसरी जो एंटिटीज़ हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्टडी करने से भी आपको पता चलता है कि ट्रेंड ओवरऑल मार्केट में क्या जा रहा है। अगर ये नीचे जा रही है, उनका ट्रेंड जो है इस मार्केट ट्रेंड के साथ मैच नहीं कर रहा, तो वजह क्या है। तो उससे भी जो ऑडिटर है वो गैस कर लेता है कि यहाँ पे कोई ना कोई मामला है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं। दीज इंक्लूड रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ financial as well as non-financial information pertaining to the entity. These procedures enable auditors to identify situation where significant fluctuations exist, relationship जहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो वो फ़ौरन डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे मामला कोई गड़बड़ लगता है। और नॉट प्रेजेंट एज पर एक्सपेक्टेशन और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, जहाँ पे तवक्को हो के ज़्यादा प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट ना हो तो उसकी वजह फिर वेरिएशन क्यों हुई, क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ, सेल्स ना होने की वजह क्या थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑडिटर के नॉलेज में आ जाती हैं। इसके बाद लास्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है वो है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, ऑब्जर्व करना और इंस्पेक्ट करना। ये मैं पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। इट मे सपोर्ट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स
and also provide information about the entity and its environment. Such audit procedures ordinarily include the following: observation और inspection में क्या क्या काम आएगा? Observation of entities, entity activities and operation. इसके अलावा inspection of documents such as business plans and strategies, records and internal control manuals. और इसके अलावा reading reports prepared by the management such as quarterly management report and interim financial statement, and those charged with governance such as मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जब मीटिंग्स हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो उसमें क्या कुछ किया गया, तो उसको भी ये स्टडी करके इंस्पेक्शन करने के बाद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा विजिट्स टू एंटिटीज़ प्रीमाइजेज एंड प्लांट फैसिलिटीज़, के प्लांट की तरफ क्या क्या काम हो रहा है, उसकी वर्किंग क्या है, और जो है प्रीमाइजेज का मतलब है कि किसी भी जगह जाकर देख के सकते हैं कि ओवरऑल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, शो कितना किया गया, उसकी काउंटिंग, कैलकुलेशन, सेफ्टी और सारे के सारे जो हैज़र्ड्स हैं वो देखते हैं। इसके अलावा ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वॉक थ्रू, जब आते जाते वो कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और जो चीज़ें मैनुअल में दी गई हैं, जो रूल्स रेगुलेशन में दी गई, आया कि प्रैक्टिकली भी वो हो रही हैं या नहीं, तो ये देखने से भी ऑडिटर को पता चलता है। इसके बाद है डिस्कशन अमंग दी ऑडिट टीम, जो ऑडिट की अपनी टीम होती है वो आपस में भी कुछ डिस्कशन करते हैं और कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। द मेंबर्स ऑफ द engagement team should discuss the sustainability of the entity's financial statements to material misstatements. Such discussion would foster sharing of knowledge and exchange of information. इससे क्या होता है कि जो भी मुख्तलिफ एंगल से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं और उससे पता चलता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ठीक था या गलत था, वो दूसरा उसके बारे में बात बताता है। और इस तरीके से आपस में भी जो आइडियाज़ हैं ऑडिटर्स की टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो उनसे भी जो है नॉलेज ट्रांसमिट होता है। किसी को कोई अगर चीज़ समझ नहीं आ रही तो जब वो सीनियर से डिस्कस करेगा तो उसको अल्टीमेटली उसकी समझ आ जाएगी कि इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है। तो आने वाले वक्त में यहीं से ऑडिटर को जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही होती है तो वो एक अच्छा ऑडिटर बनता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था और नेक्स्ट लेक्चर भी इसी का शायद कंटिन्यू है या जैसे भी होगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि जो आप चीज़ लर्न कर रहे हैं आपको आने वाले अनकरीब वक्त में प्रैक्टिकली आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। आप पॉजिटिव रहें और थकने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये ऑडिट जो है बिल्कुल बातों बातों में ही आपकी अप्रोच ठीक हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि प्रोफेशनल ऑडिटर की अप्रोच क्या होती है। तो इसको इंटरेस्टिंग एज ए है थ्योरी का, लेकिन बातें लिया करें जैसे हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। किसी भी एंटिटी का जब आप ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें फेस हो सकती हैं। इनफैक्ट ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो ऑडिटर की लाइफ होती है, जो स्टाइल ऑफ वर्क होता है, वही उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वही उसका है। आप उसको अगर उस तरीके से प्रोफेशनल अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अगर आप उसको एज ए नॉलेज गेन करने के लिए बात जब सुनेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ लिखने और समझने की बात और बस सुने और छोड़ दें तो ये आपको बोरिंग भी लगेगा और नींद भी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।